तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आज के चैप्टर शुरू करने से पहले कि अगर आप क्लास 12 का बोर्ड्स में 90% स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में और बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, तो आज आप सही चैनल पे आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो भैया, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स और ट्रिक्स भी मिलने वाली है कि सर एग्जाम पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, वर्ड्स कितने होने चाहिए और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके माइंड से ऊपर ऊपर जाती हैं। तो वो सारी बातें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी तो पढ़ सके भैया, वो भी तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले उनको। तो उन अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो बराबर। चलो आज हम पढ़ना शुरू कर देते हैं क्या कि इसे जैसे क्लास 12 का कॉमर्स स्ट्रीम का डिटर्मिनेंट्स हम शुरू कर देते हैं चैप्टर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स को समझने से पहले हमको और एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा। क्या सर? मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। क्या है ये मैट्रिक्स? मैं आपको बताता हूं कि जब ये देखिए लॉलीपॉप्स है और अब इन लॉलीपॉप्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रॉ किए हैं और जब इसी अनऑर्गेनाइज्ड लॉलीपॉप्स को हम ऑर्गेनाइज करके ड्रॉ कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या सर? मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल लाइंस में हमने ड्रॉ कर दिया है अच्छे तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है कि व्हेन दी वेल डिफाइंड थिंग्स। अब ये वेल डिफाइंड थिंग्स कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने लॉलीपॉप ड्रॉ किया, ये कोई नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है, तो ये सब वेल डिफाइंड थिंग्स हो गए। ठीक है, और जब इन्हीं नंबर्स को अरेंज करके इन सर्टेन रोज एंड कॉलम्स में लिख देते हैं, मतलब कुछ लाइंस में अच्छे से लिख देते हैं, तो उसी हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स। और वो भी एनक्लोज होने चाहिए कुछ ब्रैकेट्स के अंदर। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं रोज एंड कॉलम्स क्या है कि सर लाइंस में तो समझ गए कि लाइंस में लिखेंगे नंबर्स को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिख देंगे तो मैट्रिक्स कहलाएगा और वो भी ब्रैकेट में होना चाहिए। तो अब रोज एंड कॉलम्स क्या है मैं बता दूं कि अगर मैं नंबर्स को ना ऐसे लिखता हूं 1 2 3 का इस सीक्वेंस में, इस लाइन में हॉरिजॉन्टली, तो इसे मैं क्या कहूंगा सर? रो कहूंगा। और रो को मैं लेटर स्मॉल आई से ना डिनोट करता हूं। समझ में आ गया? और कॉलम मतलब अगर मैं नंबर को इस सीक्वेंस में लिखूंगा, वर्टिकली लिखूंगा ऐसे 1 2 3 करके, तो ये कॉलम्स कहलाएंगे और कॉलम्स को मैं स्मॉल लेटर J से डिनोट करूंगा। कंप्लीट। ये समझ में आ गया? तो देखिए एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि सर ये एक नंबर से 1 से 9 तक, ठीक है, मैंने इसको एक लाइन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इनको नंबर से अरेंज करके लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये क्या कहलाएंगे सर? मैट्रिक्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब यही मैट्रिक्स क्या सर? यही मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? जब ये जो ब्रैकेट्स को हटाकर सिंपल दो लाइन हम खींच देते हैं, दो डंडियां खींच देते हैं, तो क्या बन गया भैया? हमारा एक डिटर्मिनेंट बन गया। अब कौन सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन सकता है ये भी ध्यान रख लीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सर? हमको समझाइए थोड़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या? स्क्वायर मतलब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, आपको तो पता है स्क्वायर मतलब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स जो भी होते हैं, ठीक है। और तो वही है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे ना सर इक्वल होंगे। देख लेते हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख लेते हैं कि देखिए ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, मतलब रो 1 रो 2 और ये रो 3, तो सर यहाँ पे तो 3 रो है, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं वो भी देख लेते हैं। कॉलम नंबर 1 1 4 7 वाला, कॉलम नंबर 2 2 5 8 वाला, कॉलम 3 3 6 9 वाला, तो ये सर 3/3 मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ गए। तो ये क्या सर? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यही डिटर्मिनेंट्स में बन जाते हैं। और डिटर्मिनेंट्स को ना डिनोट करने का सिंबल ट्रायंगल है सर। समझ में आ गया? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो लाइंस के बीच में ए को लिख देंगे, तो ये भी हम इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्या सर? कि पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, ये हमको समझा दीजिए। तो इसके लिए ना मैंने एक प्रैक्टिकल वे ढूंढा है, आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, अब इन घर का लोकेशन मेरे को कैसे पता लगाना है? लोकेशन पता लगाना है तो देखिए ये जो ये वाला घर है इसका लोकेशन कैसे पता लगेगा? देखिए ये देखिए मोहल्ला नंबर 1 मतलब ये वाला पहला मोहल्ला, ठीक है। अब मोहल्ले नंबर 1 में कौन सा गली, तभी तो पता चले ना। गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गली नंबर 1, मोहल्ला नंबर 1 में गली नंबर 1 मतलब ये वाला घर, तो इसका लोकेशन क्या हो गया सर? इसका लोकेशन हो गया M1G1 हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर का क्या हो गया? मोहल्ला नंबर 1 में ही है लेकिन गली नंबर 2 है, इसका क्या हो गया? M1
G2, ठीक है, समझ आ गया। मोहल्ला नंबर 1 गली नंबर 2। अब ये जो थर्ड घर है ये कौन सा, ये भी पहला मोहल्ला में है सर, ठीक है, पहला मोहल्ला में है तो M1 लिख दिए। अब गली नंबर 3 में है तो G3 लिख दिए। कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया। बस यही वाला कंसेप्ट हमको पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स में लगाना है कि हमको पता लगाना है कि सर कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 2 3 जितने भी नंबर्स है यहाँ पर इसका पोजीशनिंग क्या है। तो यहाँ पर मैंने मोहल्ला और गली दिखाया, तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स इन रोज यहाँ पे काम आएंगे। तो ये वाला जैसे मैं आपको बताया था रो हो गए, ऐसे अगर सीक्वेंस में लिखा है तो 1 2 3 तो ये रो नंबर 1 है, ये वाला 4 5 6 तो ये रो नंबर 2 है, और ये 7 8 9 ये रो नंबर 3 है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये पहला कॉलम है, देखिए जैसे मैं बोला था 1 2 3 इस सीक्वेंस में लिखा है मैंने कॉलम है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। सर कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 1 जो है इसका पोजीशन क्या है, इसका कौन सा पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो सर नंबर 1 जो है रो नंबर 1 में है, तो रो नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स है सर, 1 2 3 ये 3 है। तो लेकिन नंबर 1 का पोजीशन हमको जानना है, तो नंबर 1 जो है रो 1 का कॉलम 1 में बैठा हुआ है, रो 1 कॉलम 1, तो इसका क्या पोजीशन हो गया सर, R1C1 में बैठा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको ऐसे कैसे लिखूंगा, R1C1 तो लिख नहीं सकता, इसको एक लिखने का तरीका है, सीक्वेंस है कि ये एलिमेंट है ए, ठीक है। अब इसको मैं I और J तरीके से लिखूंगा, जैसे मैं बोला था पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे I और J तरीके से। तो ठीक है सर हम लिख देते हैं, पहले सिर्फ नंबर्स लिखना होगा। तो यहाँ पे रो 1 कॉलम 1, तो 1 का क्या पोजीशन हो गया सर, A1 1 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितने भी नंबर्स है ना इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं सर, एलिमेंट्स कहते हैं। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स नंबर्स आ गए इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का नंबर ए है। अब समझ में आ गया ए हम यहाँ पे क्यों लिखे, ठीक है। अभी देखिए नंबर 2 का पोजीशन क्या है, ये रो 1 में ही है लेकिन कॉलम 2 में बैठी हुई है, रो 1 में लेकिन कॉलम 2 में, रो 1 कॉलम 2, तो ये हो गया क्या सर, A1 2। अब ये 3 क्या है सर, रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, तो चलो रो 1 कॉलम 3 जो बोला वो लिख डाला। अब देखते हैं नंबर 4, सर ये रो 2 में है, तो रो 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 6, तो 4 का क्या है पोजीशन, रो 2 में कौन सा कॉलम, भाई देखो कॉलम 1 में है, तो क्या हो गया सर 2 1 हो गया। 5 का क्या देखो रो 2 में है लेकिन कॉलम 2 में है, तो A2 2 हो गया इसका पोजीशन। 6 का क्या पोजीशन है सर, R2 में कॉलम 3 है, तो हो गया ये 2 3। अब आप स्मार्ट है, आप बता देंगे क्या सर 7 8 9, तो 7 का पोजीशन है सर R3 में कॉलम 1, तो 3 1 हो गया। 8 का पोजीशन सर 3 2 हो गया, A3 2 हो गया, और 9 का हो गया सर A3 3। तो आपने सीख गए हैं पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स, आप बहुत बढ़िया से समझ गए सर। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, क्या, पोजिशनल साइन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत काम आने वाला है आगे वाले जितना भी हम पढ़ेंगे फर्दर। तो अब देखिए इसका पोजीशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका पोजीशन क्या है। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं, किसी का नेगेटिव माइंडसेट किसी का पॉजिटिव माइंडसेट, तो यहाँ पर भी वही है कि कुछ एलिमेंट्स है तो उनका साइन क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, देखते हैं चलिए। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे लिख दिया है पोजिशनल, आगे से ही आपको बता दिया है क्या सर, ये पोजिशनल साइन है। अब इसका पोजीशन क्या है सर, A1 1 ना, तो अब इसका साइन पता लगाने के लिए हम सिंपल कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, क्या कि 1 + 1 जो भी पोजीशन है इसको सम कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। 1 + 1 कितना होता है सर, 2 होता है। तो अब मैं बता दूं इसका कितना आया सर, 2 आया, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि इवन नंबर, मतलब जितने भी इवन नंबर आएंगे 0 2 4 6 8, अगर ये सारे नंबर आ गए प्लस करने से तो उसके सामने क्या, पॉजिटिव का साइन लाएगा। लेकिन अगर यही एलिमेंट्स का पोजीशन का जो नंबर है, अगर देखिए 1 + 2 3 आया, ऑड नंबर आया, तो अगर इसके जगह ऑड नंबर आता है जैसे 1 3 5 7 या फिर 9, तो उसके सामने हम नेगेटिव का साइन सर लगा देंगे। क्लियर हो गया ना। देखिए देखते हैं, A1 1 मतलब 1 + 1 2, 2 इज एन इवन नंबर, इवन माने पॉजिटिव का साइन, तो लगा दिए प्लस। अब इस एलिमेंट का साइन क्या है, A12 का मतलब सर 1 + 2 3 होता है, 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव का साइन लग गया सर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला एलिमेंट A13, 1 + 3 सर 4 होता है, 4 इज एन इवन नंबर, इवन मतलब पॉजिटिव का साइन लग गया। चलिए पॉजिटिव, आप समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया। देखिए अभी देखिए
A21 2 + 1 3 3 इज एन ऑड नंबर मतलब नेगेटिव का साइन, A22 2 + 2 4 4 मतलब पॉजिटिव का साइन, A23 2 माने 5 2 + 3 5 5 का नेगेटिव साइन आएगा, सिंपल सी बात है। A31 3 + 1 4 4 इज एन इवन नंबर मतलब पॉजिटिव का साइन। अब देखते हैं A32 3 + 2 5 5 मतलब नेगेटिव का साइन। आप बहुत ही स्मार्ट और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए A33 3 + 3 6 होता है, 6 इज एन पॉजिटिव मतलब साइन लग गया पॉजिटिव का साइन। तो ये आप याद रखे रहिएगा कि किसका साइन किसका है। अब मैं आपको छोड़ देता हूं थोड़ा देर के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए समझ लेते हैं हम कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट है जिसका क्या निकालना है भाई, कोफैक्टर्स एंड माइनर निकालना है सर, डिटरमिनेंट्स का निकालना है। तो यहां पर जो C है ये हमारा क्या सर, कोफैक्टर है, और यहाँ पे जो M है, M ये कहलाएगा सर क्या, माइनर है, और ये I सर क्या है, यहाँ पर ये रो और कॉलम है। तो कोफैक्टर निकालने का ये सर फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 2 3 एंड 4 ये एक एग्जांपल ले लिए हैं। अब देखते हैं कि इसका माइनर कैसे निकालेंगे, कि जब हम माइनर निकालेंगे तभी इसको फॉर्मूला में पुट करके इसका कोफैक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का सबसे पहले माइनर निकालना है। तो जो नंबर 1 है हमारा, अब हमको माइनर पता कैसे चले, तो जो नंबर 1 है उसके सामने डायगोनली में जो भी एलिमेंट होगा वो उसका माइनर कहलाएगा। क्या मतलब सर, कि नंबर 1 जो है उसका पोजीशन A11 है, जिसका माइनर क्या है सर, M11 मतलब माइनर मतलब M11 माइनर निकाल रहे हैं किसका, A11 का, तो यहाँ पे पोजीशन भी 11 रहेगा। निकाले हैं तो क्या 1 का माइनर कौन है सर, 4 है, M1 का माइनर 4 है। अब देखते हैं 2 का माइनर कौन, उसके डायगोनल में जौन सा एलिमेंट रहेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। क्लियर, 2 का माइनर सर 3 है, तो 2 का पोजीशन क्या, A12 इज इक्वल टू माइनर है तो M12 निकला कितना, 3, ठीक है बरोबर। अब देखते हैं 3, अब 3 का पोजीशन क्या सर, A21, ठीक है। निकाल क्या रहे हैं सर, माइनर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे M21 लिखेंगे। तो 3 का माइनर कौन, उसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो माने 2, सिंपल। अब 4 की क्या पोजीशन है, A22 पोजीशन है सर। अब ये माइनर निकाल रहे हैं किसका, 4 का, तो M पोजीशन क्या सर, 4 का निकाल रहे हैं ना, तो उसका पोजीशन क्या है 2 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 M22 इज इक्वल टू 4 का माइनर, 4 के सामने वाला एलिमेंट कौन, 1, डायगोनल में क्या, डायगोनल में जो सामने एलिमेंट है वो 1 है, तो ये हो गया उसका माइनर। पता चल गया, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं ताकि हमको और इजीली तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। माइनर निकल गया। अब से जब हम माइनर निकाल लिए सारे का, तो अब हम निकालना सीख जाएंगे क्या सर, कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। हाँ आपने सही बोला, हम इसका कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अब निकाल किसका रहे हैं कोफैक्टर सर, 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो माइनर भी 1 का ही पुट करेंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है सर, C निकाल किसका रहे हैं सर, कोफैक्टर निकाल रहे हैं किसका, 1 का, पोजीशन क्या है 1 1, तो यहाँ पे पोजीशन लिख दिया 1 1 इज इक्वल टू -1। जैसे कि ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में हमारा जो I + J है, जैसे यहाँ पे I + J यही वाला चीज प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी जो पोजीशन है 1 1 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 मल्टीप्लाई में M11, देखो इसका IJ क्या है, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे M11 ही मल्टीप्लाई होगा, क्या सर, M11 ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। तो यहाँ पे M11 लिख दिया इज इक्वल टू, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, -1 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, मल्टीप्लाई में M11, सर यहाँ पे तुम्हें बताया हूँ M11 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पुट कर दो 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज 4, ठीक है, यहाँ पे निकाल दिए। अब निकालते हैं किसका कोफैक्टर सर, 2 का, तो 2 का पोजीशन क्या, 1 2, तो यहाँ लिख दिए 1 2, कोफैक्टर 1 2, खत्म। इज इक्वल टू प्रोसेस क्या, या फिर क्या है, तो फॉर्मूला क्या, -1
जो भी पोजीशन रहेगा प्लस कर दो उसको 1 + 2 मल्टीप्लाई में माइनस डाल दो 1 2 का। ठीक है सर, डाल दिए तो -1 का क्या बन गया 1 + 2 3 माने क्यूब मल्टीप्लाई में m12 क्या बता रखा है 3, तो यहाँ पे डाल दो 3 इज इक्वल टू -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू -3। सो -3 इज द कोफैक्टर ऑफ 2। ठीक है, समझ में आ गया। 2 का माइनर कौन 3 और 2 का कोफैक्टर कौन -3। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 का निकाल रहे हैं क्या कोफैक्टर, तो नंबर 3 का पोजीशन क्या A21 तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो C21 पता लग जाएगा आपको। अगर C22 दिखाए तो क्या मतलब पोजीशन क्या 2 माने रो 2 कॉलम 2, तो ये सर रो 2 में कॉलम 2 में तो 4 है, तो इसका मतलब सर 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही। अब इसका हम जल्दी से कर लेते हैं, कितना -1 2 + 1 मल्टीप्लाई में m21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में m अब देख लेते हैं C22 तो -1 2 + 2 मल्टीप्लाई में m22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 4 हो जाता है मल्टीप्लाई में m22 डालना है तो m22 क्या है सर 1 है, तो यहाँ पे 1 को पुट कर दो, कितना हुआ सर -1 और ये कितना बना 2 + 2 4 तो -1 टू द पावर 4 सर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में 1 है तो इज इक्वल टू 1 आएगा हमारा। कंप्लीट हो गया, हाँ सर कंप्लीट हो गया। और एक छोटा सा बात जिन भाई बहनों को नहीं पता कि -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है -1 का होल स्क्वायर मतलब 2, तो माइनस इसका सिंपल मतलब यही है कि -1 अपने आप से क्या अपने आप से ध्यान से अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 खत्म। कितना होगा आपको ये तो पता होगा ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया प्लस आएगा, तो यहाँ पे 1 का तो वैल्यू 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे +1 आ गया। मान लीजिए यहीं पे 3 दे देता 3, तो इसका मतलब क्या होता सर कि -1 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 फिर मल्टीप्लाई में -1 और एक बार डाल देंगे, तो अब देखिए क्या होगा -1 अब देखिए अगर यहाँ पे ये क्या एक ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर होगा ना तो इसका कभी भी जो आउटपुट निकलेगा -1 में ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 7 रहता -1 टू द पावर 7, आपको तो पता है कि 1 का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे दिया क्या गया भैया ऑड नंबर दिया हुआ है, तो ऑड मतलब -1 का ही यहाँ पे साइन लग जाएगा। फ्रेंड्स हमने अभी 2/2 मैट्रिक्स का एक ठो उसका कोफैक्टर माइनर निकाला था। अब देख लेते हैं कि 2/2 का जो भी डिटरमिनेंट हम लिखेंगे या फिर सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1 2 3 एंड 4 ये जो एक डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। क्या कि 1 × 4 -2 × 3 चलेंगे माइनस क्यों लगा। आप देखिए इसका पोजीशन क्या है सर, पोजीशन है इसका A12, जैसे मैं आपको बताया था साइन का कि इसका पोजीशन के वजह से साइन इसका निर्धारित होगा या फिर कहें तो फिक्स होगा। 1 2 माने 1 + 2 3 होता है, 3 इज एन ऑड नंबर, इसलिए 2 के सामने माइनस का साइन लग गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना होगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि एक ये तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालें। अब 3/3 माने 3 रोज, ये हो गया सेकंड रोज, ये हो गया थर्ड रो। ठीक है, तो ये जो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर 1 है ये जिस भी रो में है उस रो को कट कर दीजिए और जिस कॉलम में है उस कॉलम को यहाँ से कट कर दीजिए, तो बचा क्या सर 5 6 8 और 9, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या सर 5 6 8 और 9। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 2 वाले एलिमेंट पे। अब जो 2 का एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है सर A12, जैसे मैं बताया था आप फ्लैशबैक में देखिए वीडियो रिवर्स करके कि सर ये पोजीशन यहाँ पे कैसा था इसका कि A12 है तो 1 + 2 3 होता है और 3 तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूँ -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब जोन से रो में उस रो को कट और जोन से कॉलम में उस कॉलम को कट, बचा क्या
यहाँ पर 4 6 7 और 9, तो 4 6 7 और 9 हमने लिख दिया। अब चलते हैं नंबर 3 का क्या पोजीशन है सर, A13, तो 1 + 3 4 आता है इसका पोजीशन, 4 इज एन इवन नंबर मतलब पॉजिटिव का साइन, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लग गया। अब देखते हैं 3 जोन से रो में है, जोन से कॉलम में है, कट कर दिए, बचा क्या 4 5 7 और 8, तो 3 मल्टीप्लाई में 4 5 7 और 8 बराबर एकदम ना भैया। हाँ चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, जैसे कि यहाँ पे जो ये तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स में तब्दील हो गया, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पर सिंपल है कि 1 5 × 9 5 × 9 माइनस 8 × 6, ठीक है, -2 4 × 9 माइनस 7 × 6, ठीक है, तो -7 × 6 प्लस 3 8 × 4 मतलब 4 × 8 माइनस 7 × 5, और सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा आंसर हमारा, अगर एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैसे निकालना है कि जौन सा वो पोजीशन है रो कट और कॉलम कट वैसे करके इसको सॉल्व कर लेना है। अब चलिए हम इसका कोफैक्टरेंस माइनस को समझ लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर 1 है इसका नंबर वन का माइनर मतलब M11 लिखना है, ठीक है। तो नंबर 1 का माइनर क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या कि जो 1 है वो जोन से रो में है और जोन से कॉलम में, उसको कट कर देंगे तो उसका क्या पता चल जाएगा सर, माइनर पता चल जाएगा। तो इसका माइनर क्या हुआ, 1 का 5 6 8 और 9, तो लिख दिए 5 6 8 और 9, ठीक है। कर देते हैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व सर। 5 × 9 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48, निकल गया कितना -3। अब चलते हैं M12, क्योंकि सर 1 2 मैंने पोजीशन से पता चल गया कि ये 2 का माइनर है, तो इज इक्वल टू 2 जोन से रो में है काट दो, जोन से कॉलम में है काट दो, तो पता चल जाएगा उसका क्या माइनर 4 6 7 और 9, तो 4 6 7 और 9 लिख दिया, इज इक्वल टू 4 9 36 माइनस 7 6 42 इज इक्वल टू -6। अब चलते हैं नंबर 3 का माइनर ऑफ 3, तो 1 3 पोजीशन है उसका, सिंपल। अब क्या है 4 5 7 और 8 माइनर है उसका। अब आप समझदार हो गए, अब आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, कि 4 × 8 32 होता है, -7 × 5 35 होता है, तो आंसर कितना है सर -3 आया। बहुत ही ज़्यादा इजी है सर। अब देखो क्या है 4 का पोजीशन क्या, A21 है, तो A21 माने निकाल क्या रहे हैं माइनर, तो M21 लिख दिए इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा माइनर, रो कट करो कॉलम कट करो, 2 3 8 और 9 आएगा, तो 2 3 8 और 9 आया। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 9 = 18 माइनस 8 3 = 24 इज इक्वल टू -6 आया। क्या सर नंबर तो रिपीट हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब देखो A22, तो A22 कौन है 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 मैंने माइनर निकाल रहे हैं, तो इसका क्या आएगा माइनर 1 3 7 9 1 3 7 और 9, तो निकाल लो ना, इज इक्वल टू 9 1 9 माइनस 7 3 = 21 इज इक्वल टू -13। समझ में आ गया। और चलते हैं नेक्स्ट के M23, क्या है M23 6 का क्या आएगा माइनर सर 1 2 7 और 8 1 2 7 और 8 निकालो कितना आया 1 8 = 8 माइनस 7 2 = 14 इज इक्वल टू -6 आया बरोबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या 7 8 और 9 का निकालना, तो 7 का क्या आएगा माइनर 3 1, ठीक है। पोजीशन क्या है 7 का 3 1, तो माइनर निकाल रहे हैं तो इसीलिए ए की जगह हम लिख दें क्या M लिख दिए, तो क्या आएगा इसका माइनर, रो कट कॉलम कट, कौन बचा 2 3 5 6, तो 2 3 5 एंड 6 सिंपली सॉल्व कर दिए। तो सिंपल इसका क्या निकालना है सर हमको कोफैक्टर इन सारे का। अब देखिए ये जो 1 का निकाल रहे हैं माइनर तो निकाल चुके हैं, बस निकालना क्या हमको कोफैक्टर, तो बस फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है। तो निकाल किसका रहे 1, तो यहाँ पे C11 इज इक्वल टू -1 1 + 1
2 हो जाएगा। ये जो पोजीशन है इसको प्लस कर दे, 1 + 1 समझाना तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है सर, M11 मल्टीप्लाई कर देना है, तो M11 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई M11 कौन है सर, यहाँ पे -3 है, तो -3 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 आता है, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -3 है ना, तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू -3, कोफैक्टर निकल गया -3। अब C12 का वैसे ही सारे का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, C21 C22 वैसे ही हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो -1 1 + 2 मल्टीप्लाई M12 इज इक्वल टू -1 का क्यूब मल्टीप्लाई M12 क्या दिया हुआ है भाई, -6 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1 आता है, मल्टीप्लाई में -6 हो गया इज इक्वल टू 6 आएगा +6। अब ऐसे ही C13 का निकाल लेते हैं, ऐसे सर आप निकाल लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो सर यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी अपना वैल्यू बना रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या सीखना चाहिए कि आपको भी अपना ना वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज करना चाहिए। तो सबसे सर कैसे करें अपना वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप रोज पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो कुछ नए नए बुक्स ट्राई करो यार, इंस्पिरेशन बुक्स ट्राई करो, स्वामी विवेकानंद अपने हमारे इंडियन आइडल उनका बुक्स पढ़ा करो, इंस्पिरेशन है आज के सर। APJ अब्दुल कलाम का बुक्स पढ़ा करो यार। आप जब इनका बुक्स पढ़ोगे ना तो आपका पहला तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, रीडिंग कैपेबिलिटी आपका बढ़ेगा, आप नए नए वर्ड सीखोगे। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि अपने पेरेंट्स को भी आप सिखाओ कि पापा आप ये बुक्स पढ़ो। अगर मम्मी को मान लो भूतों की स्टोरी पसंद है, घोस्ट स्टोरीज, तो उनको घोस्ट स्टोरीज पढ़ाना करो, या फिर कोई भी आजकल तो मार्केट में हजारों बुक्स आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप अपना लाइफ को अच्छा ग्रो कर सकते हो और अपने आप में बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकते हो। तो चलो ये तो बात हुई, आते हैं टॉपिक पे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो सर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने का ना 3 प्रोसेस है। सबसे पहला माइनर एक्सपांशन मेथड, दूसरा आता है आपका कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड, और तीसरा आता है आपका सिरर एक्सपांशन मेथड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपना माइनर एक्सपांशन मेथड। क्या है माइनर एक्सपांशन मेथड, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले माइनर वाला पढ़ा था कि माइनर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बस माइनर एक्सपांशन मेथड करना है। तो उसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं सर। 1 2 3 4 यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो इसको कैसे करना है, सिंपली इसको सॉल्व हमने कैसे किया था कि 1 × 4 -2 × 3 किया था, ठीक है सर। 2 × 3 किया था, कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर सर हमारा -2 आया, ठीक है, -2 आया था। अब देखिए यहाँ पे इसी से हम फॉर्मूला इसका निकाल लेंगे माइनर एक्सपांशन मेथड का। अब देखिए जो नंबर 1 है, A1 का क्या पोजीशन है, A11, ठीक है सर, A11 मल्टीप्लाई में 4 क्या है इसका, उसका तो सर माइनर है 4, तो M माइनर है किसका सर, 1 का, तो 1 का पोजीशन क्या 1 1, तो यहाँ पे M11 लिख दिया माइनस। अब 2 देखिए, 2 का क्या पोजीशन है, A12, तो लिख दिया सर यहाँ पे A12 मल्टीप्लाई में, अब 2 का माइनर कौन सर 3, तो माइनर 2 का, तो इसको लिख दिए M12। तो ये सर आपका बन गया पूरा माइनर एक्सपांशन मेथड का आपका फॉर्मूले। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए आएगा, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि सर माइनर एक्सपांशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको लिख कर आ जाइएगा बेझिझक, ठीक है। अब चलते हैं सर और एग्जांपल ले लेते हैं, हमको क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। एग्जांपल ले लिया कि क्या सर 4 5 7 एंड 1, ठीक है, हमने एक एग्जांपल ये ले लिया। तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो, 4 × 1 -7 × 5, तो 7 × 5 कर दिया सर, कितना आया, 4 × 1 4 -7 × 5 35 आया, तो कितना आया -31 इज आवर आंसर। सिंपली कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपना कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड। तो सर यहाँ पर देखिए कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड हमको करना है, जिसमें आगे से हमको क्या दे दिया सर, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला सर यहाँ पर दे दिया हुआ है, CIJ = -1 I + j मल्टीप्लाई में MIJ। ये तो आपने पढ़ा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। अब ये वाला जो उसका फॉर्मूला है ना सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि क्या दिया हुआ है कि A11 मल्टीप्लाई C11 प्लस A12 मल्टीप्लाई C12। यहाँ पे हमको क्या क्या पता है सर, A11 और A12 पता है, क्या कैसे पता है कि सर A11 तो 1 कहलाता है और A12 तो 2 कहलाता है। तो चलो यहाँ पे हम उसको थोड़ी देर के लिए पॉज पर रखते हैं। अभी क्या पता नहीं है हमको C11 और C12 नहीं पता है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। C11 इज इक्वल टू और C12 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो C11 क्या निकालना है, -1, अब इसका पोजीशन क्या है 1, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई में माइनर मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 1 का माइनर कौन, हमको तो पता है सर 4 है, तो यहाँ पर हमने -1 का होल स्क्वायर × 4 कर दिया, तो कितना बन गया 1 × 4 = 4, आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अब चलते C12 सर माइनस आपने तो किया हुआ है कोफैक्टर अभी थोड़ी देर पहले, तो C1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनर 1 2 लगेगा, तो -1 होल क्यूब मल्टीप्लाई में M12 मतलब सर 2 का जो हमारा माइनर कौन है, 2 का माइनर हमारा सर 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1 आता है आपका इंटू 3 कर देंगे तो हम -3 आ गया। ठीक है, तो हमारा C11। अब चलते हैं फॉर्मूले में सीधा इसको पुट कर देते हैं। ठीक है सर, क्या है A11 कौन है, A11 तो हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में C11 सर हमारा 4 है, तो 4 यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का साइन, उसके बाद A12 कौन, A12 तो हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हमने किया, फिर C12 कौन, यहाँ पे -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया सर 4 प्लस 2 इंटू -3 करने से आएगा -6 इज इक्वल टू -2। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब चलते हैं इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि क्या 4 5 7 and 8 एक नंबर है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सर A11, तो A11 क्या है सर 4 है। ठीक है, लिख दिए। A12 कौन है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसका माइनर भी लिख लेते हैं, तो M11 कौन मतलब 4 का माइनर कौन 8, तो यहाँ पे लिख लिए। M12 कौन मतलब 5 का माइनर कितना 7, ठीक है 7 भी आपने लिख लिया। अब क्या निकाला है C11, तो C11 कैसे निकलेंगे -1 ये पोजीशन +1 माइनस मल्टीप्लाई कर देना इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू सिर्फ 8 आता है आपका। और C12 कितना आएगा -1 प्लस 2 इंटू माइनर M12 लगेगा तो 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू -7 आ गया आपका आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला by putting in the formula we get, तो क्या निकला सर यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं A11 मल्टीप्लाई बाय C11 प्लस A12 इंटू C12। ठीक है सर, A11 क्या है आपका, A11 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर 4, तो 4 क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई C11 हमारा 8 है तो इंटू कर दिया, उसके बाद प्लस A12 कितना, A12 हमारा 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में C12 -7 दिया हुआ है, तो -7 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 4 32 आता है आपका। फिर प्लस का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, देखिए क्या लगेगा 5 इंटू -7 -35 आता है, आंसर आया सर -3 इज आवर आंसर। ठीक है, काम खत्म। अब चलते हैं पैसा हजम। अब चलते हैं सेरस एक्सपांशन मेथड। तो हे मोर भाई माने सेरस एक्सपांशन मेथड को ओडिया है ना सोंढो मेथड कौन, सोंढो एक्सपांशन मेथड। यस भाई, तो चलो इसको देख लेते हैं कि कितना सिंपल है ये। सर कुछ नहीं करना आपको, ये वाला जो 2 कॉलम आपको दिख रहा है 147 और 258 इसको रिपीट कर देना है। चलिए हम रिपीट कर देते हैं 147, ठीक है 258 इसको रिपीट हमने कर दिया। ठीक है, रिपीट कर दिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब ये जो लाइन है ना 159 ये डायगोनली में इसको मल्टीप्लाई, इसको पहले डायगोनल में आपको लाइन कर देना है, फिर 267 इसको कर देना है और ये 348। चलिए कितना हुआ 159 डायगोनली में, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7, अब प्लस 3 4 और 8, तो 3 इंटू 4 इंटू 8 आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस का साइन। अब चलते हैं नीचे से, ठीक है 3753 ये मल्टीप्लाई हो गया 861 और ये 942। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 5 इंटू 3, फिर प्लस का साइन लग गया 861, तो 8 इंटू 6 इंटू 1, उसके बाद प्लस का साइन 942, तो सर 9 4 and 2, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद सिंपली इसको सॉल्व इज इक्वल टू 0। देखा कितना इजी था आपका सेरस एक्सपांशन मेथड। ऐसे ही आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए आपको समझ में आया। तो चलिए हम समझ लेते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्या कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0। तो मैं आपको समझाता हूं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि सर कोई भी अगर रो या फिर कोई भी कॉलम जो है डिटरमिनेंट का अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू भी सर 0 ही होगा। तो हमको चाहिए सर प्रूफ, बिना प्रूफ क्या मानेंगे नहीं कि हम है इंटेलिजेंट बंदे। तो सर इसलिए मैं आपके लिए प्रूफ आगे से रेडी करके रखा हूं क्या कि सर 0 0 1 and 2 ये एक डिटरमिनेंट है, इसका एक रो सर 0 0 है, तो इसका वैल्यू कैसे 0 0 होगा। सिंपल सी बात है कि देखिए यहां पर
कि 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, तो सर इसका वैल्यू तो 0 ही आया। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है कि अगर रो कोई अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी 0 आएगा। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपना प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम्स 0। क्या सर, कि अगर कोई भी दो रो या फिर दो कोई कॉलम आपस में सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसका वैल्यू सर 0 आएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए प्रूफ। सर देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर मैंने ये जो दो कॉलम्स है ना, इनको मैंने सेम कर दिया है, 4 4 4 4 4 4 कर दिया है। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि बात कितनी सही है और कितनी गलत है कि नहीं। वैसे आप रियल लाइफ में भी कीजिएगा। अगर कोई आपको सलाह देके चला जाता है तो आप उस सबसे पहले बात कीजिएगा कि भाई ये क्या रियली एप्लीकेबल है, उसके बाद ही आप नतीजे पर पहुंचिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाले 4 का माइनर कौन है, 8 4 3 4, तो लिख लिया। माइनस 2 का माइनर कौन सर, 4 4 4 4। इस 4 का माइनर कौन है, 8 4 8 4 एंड 3। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं सर। 4 8 4 जा 32 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 2 4 इंटू 4 16 आएगा और 16 माइनस 16 0 आ गया। फिर प्लस 4 है, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। अब चलिए इसमें कितना होगा आंसर कि 4 ये रहा, 32 माइनस 12 20 आ गया और माइनस 2 इंटू 0 0 आ गया। तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, तो ये हो गया सर कैंसल आउट। अब बचा 4, तो यहाँ पर 12 माइनस 32 इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस 20 और ये 80 हो गया 24 जा और ये 4 माइनस 20 मल्टीप्लाई होने से माइनस 80 आएगा और इसका वैल्यू भी सर 0 आ गया। बहुत ज्यादा इजी हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब चलते हैं अपना प्रॉपर्टीज नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा इस बार भी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। क्या रिमेन अनचेंज्ड इवन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या सर, कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट का, चलिए एक प्रूफ लेके देख लेते हैं कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या फिर कॉलम आपस में ही इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसका वैल्यू सर सेम रहेगा। एग्जांपल प्रूफ है कि सर 1 2 4 एंड 5 ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका पहला रो क्या है सर 1 एंड 2, ठीक है, और एक कॉलम कौन सा है सर 1 एंड 4। इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, अब 1 एंड 4 को ऐसे मतलब कॉलम था, इसको रो बना दिया। तो देखिए सीधा था तो टेढ़ा कर दिया 1 4 हो गया, और 1 2 को मतलब ऐसे रो में था तो इसको कॉलम बना दिया 1 एंड 2। तो अब देखते हैं आंसर निकाल के कि सर बात सही है और कितनी झूठ। तो चलिए 1 5 जा 5 होता है, माइनस 4 2 जा 8 होता है, तो माइनस 3 आ गया आपका आंसर। अब इसका चेक कर लेते हैं। क्या सर 1 5 जा 5 माइनस 4 2 जा 8, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया हमारा सर माइनस 3। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट कि सर इफ एनी 2 एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, क्या ऑफ ए डिटर्मिनेंट 2 एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड बिटवीन देम देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम बट विथ ऑपोजिट साइन। सर हमको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूं ना। क्या कहा है कि सर कभी भी 2 एडजेसेंट रोज या फिर कोई 2 एडजेसेंट कॉलम आपस में ही इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर 2 रो है तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, अगर 2 कॉलम है तो आपस में इंटरचेंज जब होंगे तो उसका वैल्यू सर सेम रहेगा बट साइन बस चेंज हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं प्रूफ कि सर 4 2 9 5। अब ये वाला जो रो है ना, कौन सा 4 2 वाला, ये नीचे आ जाएगा और 9 5 जो ये वाला रो है ये ऊपर चला जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो गया, 2 एडजेसेंट रो है। तो चलिए कैसे होगा सर 9 5 4 एंड 2। चलिए आंसर निकाल के देख लेते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18, कितना आया सर 2 आया इसका आंसर। और इसका आंसर चलिए चेक कर लेते हैं। 9 2 जा 18 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू सर माइनस 2। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाई देखिए बहुत ज्यादा इजी है। अब आप समझिए यहां पर मैंने कोने में क्या क्या लिखा हुआ है, आप भी सोच रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। तो सर ये FIR है। FIR का मतलब सर क्या आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हमारा रिपोर्ट करने? नहीं डरो मत, हम यहाँ पर FIR का मतलब होता है क्या
फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले रखना कहाँ पे, पॉकेट में अपने रखना। मतलब कि जब भी एग्जाम में अगर प्रॉपर्टी याद करना हो तो ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैं खुद यूज करता हूं और मेरे याद रहता है एकदम ऑन द स्पॉट, और ये जिंदगी भर आपका याद रहेगा, क्योंकि हमारे माइंड को ना पिक्चर्स एंड सिंबल्स ज्यादा याद रहते हैं एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं लेटर्स या फिर कहें तो पैराग्राफ्स, ठीक है। इसलिए मैंने सिंबल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 को यहां पर मैंने सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कि देखो इसको तो हम रो बोलते हैं कि नहीं, और इसको कॉलम बोलते हैं, तो या फिर कोई भी रो या कॉलम डिटर्मिनेंट का अगर उसका वैल्यू 0 होता है, मतलब कॉलम जो भी, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सर 0 होगा। देखा कि नहीं, एकदम शॉर्ट में मैंने इस प्रॉपर्टी नंबर 1 को रिकॉर्ड कर लिया। तो सर जल्दी से रिकॉर्ड कर लो और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी तो पता चले कि ऐसे सर फॉर्मूले रटने नहीं है, समझना है और याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और यही करके ही मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड्स में सर 91 मार्क्स लाए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्या है सर कि अगर इसका एफआईआर क्या है, तो यहां पर देखिए कि अगर दो कोई रो, ये रो है, और अगर दो कोई कॉलम कोई भी एक डिटर्मिनेंट का सर सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सर 0 आएगा। देखा पूरे इस प्रॉपर्टीज को इतने छोटे में मैंने कन्वर्ट कैसे कर दिया। अब देखिए सर नंबर 3 का एफआईआर क्या है कि सर कोई भी वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू सर सेम रहेगा, क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, अनचेंज्ड, क्या रहेगा अनचेंज्ड रहेगा, जब तक उसका कोई भी रो या फिर कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसका मतलब पूरा ये वाला एकदम लिख दिया कि कोई भी रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो उसका वैल्यू सर अनचेंज रहेगा, मतलब सेम रहेगा कहे तो। अब चलते हैं एफआईआर प्रॉपर्टी जो हमारा 4 है, क्या कि अगर कोई एडजेसेंट, क्या सर एडजेसेंट मानना आपस में जो आसपास हैं कोई भी दो रो, देखिए यहाँ पे मैंने 2 रो बना दिया है, या फिर दो कोई कॉलम डिटर्मिनेंट का आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका ये सिंबल जो है ना, इसलिए मैंने सिंबल आपको यहां पर दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि लिखते कैसे हैं, कुछ फॉर्मूलेस को याद कैसे रखते हैं। तो इंटरचेंज होते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सर सेम होगा, बट क्या सर, बट ऑपोजिट साइन उसका रहेगा। इसको हम ऑपोजिट बोल के लिखें, इसलिए मैंने बीच बीच में साइंस का यूज किया हुआ है ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर रह जाए। अपना प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि इफ ऑल एलिमेंट्स इन रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, मतलब कि कोई भी अगर एक रो या फिर कोई कॉलम में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्लस या फिर माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब जो भी हमने ऐड किया नंबर उसमें या फिर सब्ट्रैक्ट किया, वो फर्दर आगे जाकर दो डिटर्मिनेंट्स में बदल जाएगा। चाहे वो अगर प्लस किए हैं तो प्लस का डिटर्मिनेंट बदल जाएगा, और माइनस किए हैं तो माइनस के 2 डिटर्मिनेंट बदल जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर मैं तो पागल हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 5 7 एंड 6। अब मैं ये जो डिटर्मिनेंट में इस वाले कॉलम में, जैसे मैंने बोला इस वाले कॉलम में मैं कोई नंबर ऐड करता हूं। यहां पर नंबर मैंने क्या ऐड किया कि यहां पर मैंने 1 ऐड किया और यहां पर मैंने 3 ऐड किया। क्या ऐड किया सर, यहां पर मैंने नंबर 3 ऐड किया। तो ये जो ऐड किया यहां पर, तो ये फर्दर आगे 2 डिटर्मिनेंट्स में बदल जाएगा। कैसे देखते हैं कि सर ये वाला जो है हमको 2 + 1 मल्टीप्लाई में इंटू 6 कर दिया, ठीक है। अब माइनस 5 है हमारा, ये जो 7 + 3 मल्टीप्लाई में 6 हो गया कंप्लीट। अब चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं ये अब 2 × 6 एक बार होगा और ये 1 × 6 एक बार होगा, तो 2 × 6 प्लस 1 × 6, ठीक है। अब इसको कर दिया ब्रैकेट में। अब माइनस 7 × 6 और कितना 7 × 6 हमने कर दिया, ठीक है बरोबर। अब देखिए ये जो माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया। 6 × 3 या फिर 3 × 6 हमने लिख दिया। अब ये वाला जो हमारा प्रोसेस हुआ ना, सिंपल क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट को एक साथ लिख देना है, और इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को एक साथ लिख देना है। देखिए कि 2
2 इंटू 6 आगे मैं बताऊंगा क्यों, इसका रीजन आगे है, ठीक है ना। थोड़ा देखते तो चलो भैया, सबर तो कर मेरे यार। तो थोड़ा सा गाना कॉपीराइट आ जाएगा यार, गाना नहीं गाना, ठीक है। तो 2 इंटू 6, अब ये वाला लिख दिए क्या, -7 इंटू 6, ठीक है। फिर इसको कर दिया हमने एक ब्रैकेट, उसके बाद लिखे क्या 1 इंटू 6 ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट -3 इंटू 6, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको तो पता है कि ये देखिए 2 इंटू 6 अगर मैंने लिखा -7 इंटू 5, तो अगर मैं डिटरमिनेंट में ऐसे कुछ भी नंबर लिखता हूँ 2 इंटू 6 -7 इंटू 5, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल कि 2 इंटू 6 क्यों किया, क्योंकि 2 के सामने उसका माइनर एलिमेंट 6 था, तो वही, तो यहाँ पर 2 के सामने उसका माइनर एलिमेंट 6 था, और यहाँ पर इस 7 जो है 7 इंटू 6, तो 7 यहाँ पर है और यहाँ पर उसका एलिमेंट 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन हमने लगा दिया, और डिटरमिनेंट क्या बन गया सर 1 इंटू 6, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 6, फिर 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 3 और यहाँ पे 6 हो गया, बरोबर। तो ये एक हमारा डिटर्मिनेंट हो गया जी, है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब चलते हैं हम अपना प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 की, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, मतलब कोई भी कांस्टेंट के, मतलब कोई भी रो या फिर कॉलम, उसके जितने भी एलिमेंट्स है, कोई एक नंबर, मतलब कांस्टेंट के यहाँ पर एक नंबर को दर्शाता है कि कोई भी एक नंबर के साथ अगर वो मल्टीप्लाइड होता है तो उसका वैल्यू सर एक जो नया डिटरमिनेंट बनेगा ना उसका उतना टाइम्स ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं 5 एक डिटरमिनेंट है और उसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात है 3 गुना ज्यादा वो रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ पे एक प्रूफ ले लिया हमने कि 2 3 9 एंड 15। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अप्लाई करते हैं कि इफ ईच एलिमेंट, तो यहाँ पर हम 2 एंड 3 में ले लेते हैं। 2 एंड 3 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट के मतलब कोई भी नंबर हम 2 ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक नंबर ले लिए 2 और वो 2 एंड 3 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए अब ये 2 सिर्फ इस वाले कॉलम में, सॉरी इस वाले रो में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 4 होगा और 3 इंटू 2 6 होगा, और ये 9 रहा, ये सेम वैसा का वैसा। अब इसका आंसर कितना आया, 5 4 जा 60 आया, ठीक है, माइनस 9 6 जा कितना आएगा 54 आएगा। तो आंसर कितना आया सर, यहाँ पर 6 आया। अब चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर कि 5 2 जा, सॉरी 2 15 जा 30 माइनस 9 3 जा 27, तो इज इक्वल टू 3 आया यहाँ पर आंसर आपका। तो ये देखिए ये वैल्यू 3 और यहाँ पर जो 6 है इसका कितना, हमने कितना मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट के, 2 मल्टीप्लाई किया था, और ये वाला जो दोनों का आंसर निकला यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर, यहाँ पर भी 2 गुना ज्यादा है ये आंसर। तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। और उसका FIR देख लेते हैं क्या है सर, कि इफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट is k times the more than the ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है आपको, कि the value of the determinant remains same if each element of any particular row or column of the determinant, मतलब कि अगर कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा सर जब तक हम एक पर्टिकुलर रो या फिर कोई भी कॉलम में क्या मल्टीप्लाई करते हैं सर, इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। नीचे वाला जो भी उसका अगर 2 रो है तो एक पहला वाला रो रख लिए और एक सेकंड वाला रो रख लिए, उस नीचे वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर एक मल्टीप्लाई करके ऊपर जोड़ दिए उसको, तो उसका जो वैल्यू आएगा यह सेम आएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से कि 2 5 6 एंड 8। अब ये जो हमारा नीचे वाला रो है ना 6 एंड 8, इसका हम 2 गुना ऊपर वाले रो में ऐड कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उसको शॉर्ट में हम 80 क्यों लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 कॉरस्पॉन्डिंग रोज हैं, तो मैंने इस रो का डबल इक्वी मल्टीपल पहले वाले रो में ऐड कर दिया। देखते हैं 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और ये 8 इंटू 2 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए 2 8 जा 16 माइनस 6 5 जा 30, कितना है आपका आंसर यहाँ पर, ओनली माइनस 14 आया, है कि नहीं। अब चेक कर लेते हैं इस तरफ कि 2 प्लस 12, तो 2 प्लस 12 आएगा हमारा यहाँ पर 14, और 5 प्लस 8 2 जा 16, तो कितना 21 आया, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 आया, ठीक है।
तो इसका आंसर कितना आया कि सर 14 8 या 32, हाथ में 3 और ये आ गया 11 1 1 2 माइनस 21 6 जा 1, अब 6 1 जा 6 और ये आ गया हमारा 12। तो कितना है यहाँ पर 6 और इधर 8, तो 8 + 6 आता है हमारा -14। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रूफ। एकदम सिंपल। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, जितना भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ना 5 से 5 7 और ये 8, आपके एग्जाम में ये आने ही वाला नहीं, मतलब ज्यादातर इसके सिलेबस में है ही नहीं आंसर, या फिर कहें तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। 5 का मिल जाएगा, एक आध दो इलस्ट्रेशन या करने के लिए सॉल्व, लेकिन 7 और 8 जो प्रॉपर्टी है ना, इसके रिलेटेड आपको कोई भी आपको दिखेगा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ लेते हैं क्या कहता है। इसका एफआईआर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ज्यादा आएगा ही नहीं एग्जाम में, पूछा ही नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस्ड है ना हम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एज अ सीनियर, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ लेते हैं कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोई भी एलिमेंट रो या फिर कॉलम जो है उसका एलिमेंट जो है डिटर्मिनेंट का आर मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर बाय द कोफैक्टर, तो उसको हम उसका कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर उसका जो प्लस निकलेगा वो आंसर 0 होगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझाते हैं कि सर देखो कि 4 7 3 और 8 ये एक डिटर्मिनेंट है। अब यहां पर क्या बोला कि कोई भी रो या फिर कोई कॉलम का, तो हम यहाँ पर इस रो को ले लेते हैं और इस रो को ले लेते हैं, रो 1 और रो 2 को। अब ये जो रो 2 है इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सर 3 और 8 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा? सिंपल, C21 लिख दिया और C22 लिख दिया पोजीशन के हिसाब से। अब देखो 2 + 1 क्या है? 3 आता है। तो जैसे मैंने बताया था पोजीशनिंग का कि 2 + 1 3 आता है, 3 जो कि ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, और 3 का माइनर कौन है? 7, तो यहाँ पे लगा दिया आपने 7। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 3। अब चलते हैं कोफैक्टर 8 का जो कि C22 है। तो 2 + 2 आएगा कितना सर? 4। 4 इज एन इवन नंबर, इवन माने पॉजिटिव का साइन यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो 8 का माइनर कौन है सर? 4 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, तो ये निकल गया आपका। अब देखिए यहाँ पर A11 × A22, मतलब इस प्रॉपर्टी का सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है कि इसको याद रख लेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी याद रह जाएगा सर, कि अगर ये जो हमारा A11 और A12 है कौन है? 4 और 7, 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करेंगे क्या? C21 और C22, तो कितना है सर? -7 और 4, तो -7 × 4 कर दिए, इतना आ गया यहाँ पर 7 4 28 और प्लस -28, तो -28 आ गया आंसर, इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 आपका हो गया सॉल्व। अब चलो, जैसे कि अभी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझा, अब चलिए समझ लेते हैं हम क्रेमर्स रूल। तो सर ये क्रेमर्स रूल है क्या, बनाया किसने और किस लिए बनाया? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सर क्रेमर्स रूल ना गैब्राइल क्रेमर्स ने इसको इन्वेंट किया था, या फिर कहें तो बनाया था। किस लिए? बिकॉज क्या सॉल्यूशन निकालने के लिए सर? द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन, एक लाइनर इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको ये बनाया गया था क्रेमर्स रूल, और ये सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन पे ही ना सर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि क्रेमर्स रूल आया कैसे, ये क्रेमर्स ने बनाया कैसे इस रूल को। तो यहाँ पर आप देखिए लेट ए सेट ऑफ लाइनर इक्वेशन सेट है, तो इसका हमने एक सेट ले लिया कि सर ये एक नंबर है a1 और x, या और यहाँ पर b1 और y, क्योंकि आपको तो पता है कि एक लाइनर इक्वेशन x + y इज इक्वल टू एक b से बनता है। ये एक लाइनर इक्वेशन है, तो इसमें हमने कुछ नंबर्स पुट कर रखे हैं। यहाँ पर a1 कोई नंबर है या फिर b1 कोई भी एक नंबर है, तो यहाँ पर मैंने 2 सेट ले लिया, ठीक है, उसका आंसर और यहाँ पर उसका आंसर। तो इससे मैं क्रेमर्स रूल यूज करके कैसे आंसर निकालूंगा? देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारा D है, ये वाला जो D, अब मैं सबसे पहले चलते हैं D की तरफ, ठीक है। अब ये जो D है निकालना है इसको आंसर, हमको इस D का आंसर निकालना है यहाँ पर क्रेमर्स रूल से। तो इस D को छोड़ देंगे, मतलब इस D को छोड़ देंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हम लिख देंगे उसको। कौन कौन सा है सर? a1x, a2x, b1y और b2y। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a1, a2, b1 और b2। अब यहाँ पर x और y क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको x और y का ही तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। अब समझ लेंगे क्या मतलब कि सर D अगर लिखना है तो D को छोड़ देंगे और उसके इस तरफ वाले एलिमेंट्स, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को लिख देंगे x और y को छोड़कर। तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा उसका आंसर लेट इट A आया, ठीक है। अब चलते हैं dx पे। अब ये वाला जो dx हमको निकालना है सर, क्या x निकालना है, तो यहाँ पर हमने dx लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, ध्यान से देखिएगा कि इस x के जगह पर ना
अब इस x के जगह पर d को पुट कर देना है। क्या सर कि इस x वाले जगह पर d वाले को पुट कर देना है। तो यहाँ पर d कौन है सर, ये वाला एलिमेंट है, और x का जगह क्या है सर, ये वाला एलिमेंट। तो x के जगह ये वाला एलिमेंट है, तो इसने हमने d को पुट कर दिया। सिंपल कि dx के जगह पर हमको क्या पुट करना है, d पुट करना है। ठीक है, क्या पुट करना है, d पुट करना है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया कि d1 d2 b1 b2, उसका भी आंसर निकालेंगे तो b आएगा, एक लेट 8b एक आंसर आएगा। dy, अब dy के जगह पर, इसके जगह पर हम क्या डालेंगे सर, फिर से मैं बोला d को हम पुट कर देंगे। तो देखिए a1 a2 लिख दिया, a1 a2 सेम लिख दिया, बट इस जगह पे क्या लिख दिया मैंने, इस d को पुट कर दिया, d1 और d2, लेट इट बी एक आंसर आया हमारा c। अब हमको चाहिए क्या सर, x और y का वैल्यू, क्योंकि लाइनर इक्वेशन तो इसी पे बेस्ड रहता है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, x का वैल्यू dx जो हमारा b है, b बाय d का वैल्यू क्या सर a, तो यहाँ पे a पुट कर देंगे, तो हमारा b बाय a हमारा एक आंसर मिल जाएगा। और y निकालना है तो dy बाय d, हमारा dy क्या है सर, c है, और d कौन सा है सर, a है। तो ये हमारा x और y निकल गया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सर कैसे होता है। तो एग्जांपल ले लिए क्या कि 4x + 3y = 8, ये एक लाइनर इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, और ये 6x + 7y = 17, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, सिंपल कि ये जो हमारा d कौन सा सर, इस वाला, = के इस तरफ वाला एलिमेंट हमारा d कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या सर, d। अब आप इस तरफ मत देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो d है हमारा, अब d को कैसे निकालेंगे, d को छुपा दिए और इसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को लिख देंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसे मैं बोला x और y तो लिखना नहीं है, तो 4 6 3 एंड 7 लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिया 4 6 3 एंड 7। अब इसको सॉल्व करते कितना आया सर, 4 7 28 - 6 3 18, जिसका आंसर आया सर हमारा कितना, ओनली 10। ठीक है, तो देखिए 8 7 कितना हुआ 56, और 7 3 कितना हुआ 51 हुआ, कितना हुआ 51। ठीक है, अब 51 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 56 - 51 5 आएगा हमारा आंसर। अब चलिए dy निकाल लेते हैं। अब dy क्या सर कि सिंपल कि इस y के जो y है ना, y के जगह हमको d को पुट कर देना है 4 6, और d को पुट करें तो 8 और 17, तो कितना बन गया इसका 4 6 8 और 17। ठीक है, कि मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया 17 4 68 - 8 6 48, कितना 20 इज आवर आंसर। अब क्या करना है सर, सिंपल लिखना है कि बाय पुटिंग, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बाय पुटिंग इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, चाहिए क्या सर, x चाहिए, x का वैल्यू, तो हम लिख लिए x। चल भाई चल जा तू, आप तू भी तो मत रुक कम से कम बिड़ू। तो हमने लिखा रे x लिखा। ठीक है, अभी x को निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, dx/d। तो यहाँ पर हमने dx/d, तो dx कितना है हमारा 10 है, कितना है 5 है। ठीक है, और हमारा d कितना है सर 10 है यहाँ पर, तो कितना निकला सर 0.5 निकला आपका आंसर, है कि नहीं। अब चलते हैं y की तरफ, y निकालने का है। ठीक है, तो y निकालना है तो क्या सिंपल dy/d कर देना है। तो dy कितना है 20 एंड d कितना है सर हमारा 10 आंसर है। तो यहाँ पर कितना आया 2 आया आंसर, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका ऐसा क्रेमर रूल से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आ सकता है कि सर अगर d अगर अगर 0 से इक्वल नहीं है, मतलब d इज नॉट इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर 10 है तो ये जो हमारा 10 है, यहाँ पर ये जो हमारा d है इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है। तो इस सॉल्यूशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये जो हमारा लाइनर इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब देखिए निकल गया ना 2 and 0.5, तो ये इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या सर कि अगर d का वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, अगर आ जाता है 0 और लेकिन dx का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे और उसका एक सॉल्यूशन भी नहीं निकलने वाला, कंफर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, ये कि सर अगर d का वैल्यू, dx का वैल्यू, dy का वैल्यू, dz का भी वैल्यू 0 आता है, सभी का वैल्यू 0 आता है, तो सर उस सिस्टम का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, वो एक इनडिटरमाइंड वैल्यू निकलेगा। कहें तो एक इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो ये समझ लिया आपने।
एक सेकेंड एग्जांपल ले लिया क्या सर, एक हमारा ये 3 लाइनर इक्वेशन है क्या, 1x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, दूसरा 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 4 और ये 1x प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो हमने पहले वाला एग्जांपल में सिर्फ x और y किया था और इसमें हम x, y और z भी करने वाले हैं, जिससे और आपकी क्लैरिटी बन जाए और कंफ्यूजन दूर हो जाए, डाउट बिल्कुल भी ना रहे। और कमेंट में सिर्फ हमारे लिए प्यार ही बरसे बच्चों, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, ताकि उनको भी तो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पढ़ाई या फिर कहते हैं नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने x और y में पहले पीछे किया था कि सर जो हमारा d ये वाला है इज इक्वल टू के राइट साइड में, तो हमारा क्या है 6, 4 एंड 4, तो उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचे x, y, z और छोड़कर देखिए x, y, z छोड़कर जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम लिख देंगे जैसे 1 2 1 1 2 1 और 2 1 1 तो 2 1 1 3 1 2 3 1 2 हमने लिख लिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। आप तो सीख गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, तो आप पहले तो कर ही चुके हैं। तो d का वैल्यू निकालिए सर, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू निकलेगा सर आपका -2। समझ गए, ये मैं इसलिए ऐसा करके रखा हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो और आपका भी टाइम सेव हो, है कि नहीं। बस आप देखिए और वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करने लग जाइए। अब चलते हैं नंबर dx निकालना हमें, ठीक है, dx चाहिए हमको। तो dx मतलब क्या सर, x के जगह पर हमको d को पुट कर देना है, मतलब 1 2 1 के जगह पर 6 4 4 को पुट कर देना है। तो ये तो हमारा था, यहाँ पे 1 2 1 था कि नहीं, तो 1 2 1 के जगह पर हमको 6 4 एंड 4 पुट कर देना है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो मिला सर वो था -2, जो कि हमारा डिटरमिनेंट के जैसा था। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा सर कि अगर d इज नॉट इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या सर, इस जो सॉल्यूशन है लाइनर इक्वेशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, हमको पता लग गया। ठीक है, अब चलते हैं dx निकालने का। तो dx हमारा निकल गया -2। अब चलते हैं dy निकालने के लिए सर। तो dy मतलब 2 1 1 के जगह पर हमको क्या पुट करना है, 6 4 4 पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 1, ये x वहीं पे रहा, z भी वहीं पे रहा, 3 1 2 3 1 2, बट पुट कर दिया क्या y के जगह पे हमने 6 4 4 को पुट कर दिया। देखिए 6 4 4 को पुट कर दिया, इसका आंसर निकाला हमने कितना, माइनस इसका भी 2 आ गया आंसर। बहुत ही बढ़िया, सारा आंसर सर सेम ही आ रहा है। अब चलते हैं dz निकालने की तरफ, dz निकालना है हमको। ठीक है, तो अभी देखिए कि यहाँ पर x और y सेम रहेगा, 1 2 1 2 1 1 यहाँ पर सेम रहा, लेकिन dz जैसे निकालना है तो हमको z के प्लेस पे हमको d को पुट कर देना है। तो यहाँ पर इस बार हमने क्या पुट कर दिया, 6 4 4 और इसका आंसर निकाला तो निकला क्या सर, -2। अचंभाव, असंभव, कैरेमिनाटी का वो देखा नहीं कर रही है जिसमें बोलता है असंभव, तो वही वाला असंभव, सारा आंसर सेम आ गया। तो चलिए बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। अब उसके बाद लिखेंगे सर क्या कि बाय अप्लाइंग क्रीमर्स रूल वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमको, लड्डू मिलेगा? नहीं सर, हमको तो आंसर मिलने वाला है क्या, x मिलने वाला है। तो सबसे पहले x निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला आपको याद है कि सर, याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, dx/d। तो चलो यहाँ पे dx/d कितना है हमारा, dx कहाँ गया, dx यहाँ, dx तो हमारा सर -2 है, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया। d कितना सर निकला, यहाँ पे -2 निकला, तो -2 पुट कर दिया, जिसका आंसर निकला सर 1 निकला। बहुत ही सिंपल। अब चलिए y निकालते हैं। y का निकालने का फॉर्मूला dy/d निकालना है। ठीक है, dy क्या सर दिया हुआ है यहाँ पर, dy -2 है दिया हुआ है, तो -2, d दिया है सर -2, तो इसका भी आंसर कितना निकल गया, 1 निकल गया। बहुत ही ज्यादा अच्छा। और z निकालते हैं। z मतलब सर सिंपल dz/d। अब dz का वैल्यू सर -2 आया है यहाँ पर, और d का वैल्यू तो हमको आगे से पता है -2, और इसको भी कैंसिल आउट कर दिए तो हमारा बन गया 1। तो सर कि यहाँ पे लिखेंगे आप, हेंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। उसके बाद इसको आप डब्बे में डाल देंगे और डब्बा को क्लोज करके यहाँ पर आंसर फिनिश कर देंगे आपका। बहुत ही सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला या फिर कहें तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्या है एक नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या सर कि कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट, देख लेता हूं मैं एक बार।
तो कॉन्जुगेट है हमारा। अब इसको हम ट्रांसपोज भी कहते हैं सर, ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इसको निकालते कैसे हैं सर? बहुत ही सिंपल। मान लो हमने एक ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? तो ट्रांसपोज को हम ऐसे स्मॉल लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या है सर? सिंपल, ये जो रो है इसको कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। अभी तो हमने प्रॉपर्टीज नंबर में पढ़ा, कौन सा प्रॉपर्टी नंबर? कमेंट में जरूर बताइएगा कि कॉन्सिक्वेंट ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कमेंट में जरूर बताना अगर पता होगा तो, है कि नहीं। तो क्या है? सिंपल 1 2 एंड 3 एंड 4। तो हो गया कि नहीं सर? इस रो को कॉलम बदल दिया, इस कॉलम को रो में बदल दिया, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब चलते हैं हम एजुकेट ऑफ, या फिर कहें तो एडजॉइंट, क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है कि नहीं? अब इसको कैसे है सर? इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या कि अब ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एजुकेट या फिर कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। यहां पर सर क्या बोलता है, ये ना कॉमन फैक्टर जो भी हमारा निकलेगा, ये इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं सर? एजुकेट या फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 है। तो C11 C12 उसके बाद C21 और C22, ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए इसका क्या कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर निकालेगा फॉर्म बहुत इजी। मैं जैसे बता था, अब इसका पोजीशन क्या है? 1 एंड 1, तो 1 + 1 सर 2 निकला, तो 2 इज एन इवन मतलब पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब 1 का माइनर कौन सा? 4, तो यहाँ पे लग गया हमारा 4, तो C11 निकल गया हमारा 4। अब C12 1 + 2 3 3 मतलब नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पर नेगेटिव, उसके बाद 2 का माइनर कौन? 3, तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया C12। अब C21 निकालना है, C21 मतलब सर 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका पोजीशन क्या है? 2 + 1 तो 3 निकलेगा, 2 + 1 3 निकलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, 3 का माइनर कौन? उसके डायगोनल में सामने वाला एलिमेंट 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। और यहाँ पर C22 निकालना है, तो C22 कौन है हमारा? 4, और कोफैक्टर निकालना है 4 का। अब 4 देखिए, 2 + 2 4 आएगा मतलब पॉजिटिव का साइन, और 4 का माइनर कौन? यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है? इनका लिख देना है, ठीक है। 4 - 2 - 3 एंड +1, या फिर कह दो सिर्फ 1 भी लिखने से चलेगा। अब इसका सिंपल क्या सर? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बदल, कॉलम को रो में बदल देना है। 4 - 2 इधर आ गया, और 4 - 3 इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा एजुकेट या फिर एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। देखा कितना इजी है। चलो इससे खत्म हो जाता है हमारा डिटर्मिनेंट्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट, और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और कुछ इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम्स हम करने वाले होंगे। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए, और इसके बाद वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम।